देखिए, आज शुरू करेंगे अध्याय 11 सीआरपीसी का। ये पुलिस के निवारक कार्य से संबंधित है। इसमें छोटा सा अध्याय है, 153 तक है। इसके सेक्शंस मोस्टली पूछे जाते हैं। निवारक कार्य मतलब अपराध होने से पहले उनको रोक लेना, है ना। अपराध होने से पहले ही रोक लेना को बोलते हैं निवारक कार्य, निवारक कार्रवाई। ठीक है, तो ये निवारक कार्य है, अपराध होने से पहले रोकने की बात है इसमें। सेक्शन 149 कहता है पुलिस का संज्ञेय अपराध का निवारण करना, मतलब रोकेगी पुलिस कौन से अपराधों को, जो संज्ञेय किस्म के हैं उनको रोकने की कोशिश करेगी पुलिस। इसमें लिखा है प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा। तो हेडिंग से ही काम चलेगा। ये कह रहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है, कोई भी पुलिस अधिकारी अगर उसकी उपस्थिति में संज्ञेय कोई अपराध होता है तो उस अपराध को निवारित करने के लिए उसमें क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है और पूरी सामर्थ्य से, अपनी पूरी सामर्थ्य से क्या करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा। उसमें क्या कर सकता है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल हेडिंग याद करने की जरूरत है। तो कोई भी पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराधों का निवारण करने में हस्तक्षेप कर सकता है और अपनी पूरी सामर्थ्य जैसा भी आवश्यक हो वैसा कार्य कर सकता है। अब देखिए 150, तो हेडिंग ही याद रखना है इसमें, है ना, क्योंकि सेक्शन ही पूछे जाते हैं इसके। 150 कहता है संज्ञेय अपराध के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला। कैसे अपराध है, संज्ञेय अपराधों की। ये कहता है संज्ञेय किए जाने की परिकल्पना परिकल्पना की इत्तला यानी जानकारी। 150 का ऐसे संबंधित है संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला या जानकारी। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिससे किसी संज्ञेय अपराध के को करने की परिकल्पना की इत्तला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है। तो ये कह रहा है कि जब भी कभी भी किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला प्राप्त होती है, कह लीजिए जानकारी प्राप्त होती है कि कोई संज्ञेय अपराध कारित होने वाला है, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी जिसको भी इत्तला प्राप्त होती है वो क्या करेगा, अपने वरिष्ठ अधिकारी को, याद रखिए किसको सूचना देगा, वरिष्ठ अधिकारी, जो भी उसका या वरिष्ठ अधिकारी है ये क्या करेगा, उसको तत्काल उसकी सूचना देगा। या फिर किसको सूचना देगा, ऐसा कोई अधिकारी जो अपराध का निवारण करने के लिए सक्षम है, किसको सूचना देगा, ऐसे अन्य अधिकारी जो अपराध का निवारण करने के लिए सशक्त है, जो अपराध का निवारण करने के लिए सशक्त है। सशक्त है उसको तो किन किन को सूचना देगा, या तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा या फिर कैसे कोई अन्य पुलिस अधिकारी को देगा सूचना, जो उस अपराध का निवारण करने के लिए क्या है, सशक्त है। ऐसे पुलिस अधिकारी को क्या दी जाएगी, उसके द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कौन सी सूचना है, किसी कहीं से भी, अब मुखबिर होते हैं ना जो पुलिस के, उनसे इनको सूचना मिली कि फलानी जगह फलाने किस्म का संज्ञेय कोई अपराध होने वाला है, तो जिस किसी भी पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है ये क्या करेंगे, अपने वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको सूचना देंगे। या फिर अन्य कोई पुलिस अधिकारी है जो अपराध का निवारण कर सकता है, तो उस पुलिस अधिकारी को जिसको शक्तियां हैं अपराध के निवारण को रोकने के लिए, तो उस पुलिस अधिकारी को ये क्या करेंगे, सूचना देंगे। जहां से भी इनको सूचना मिली फिर ये उस अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देंगे। तो इसमें हेडिंग याद रखना और थोड़ा सा ये याद रखना बस, कि ये क्या करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी को, या फिर अन्य कोई अधिकारी हो सकता है जो अपराध का निवारण करने के लिए सशक्त है, तो उसको ये क्या कहेंगे, सूचना देंगे। अब 151 देखिए, 151 क्या कहता है, 151 कहता है संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। यहाँ गिरफ्तारी, अब चूंकि ये कह रहा है सूचनाएं मिल गई, अब ये कह रहा है संज्ञेय अपराध का किया जाना रोकने के लिए।
गिरफ्तारी, ये याद रखना है, ये भी हेडिंग याद रखना है। अब ये तो आप जानते हैं कि अब उसको सूचना मिल गई, अब संज्ञेय अपराध का किए जाना रोकने के लिए क्या करेगा पुलिस अधिकारी? स्वाभाविक सी बात है, उसके पास जो पावर है वो उसका इस्तेमाल करेगा। उसको क्या पावर क्या है? गिरफ्तारी का। तो क्या करेगा? उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो संज्ञेय अपराध कारित करने वाला है। अभी किया नहीं है लेकिन कारित करने वाला है, तो उससे पहले ही वो क्या करेगा? उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर लेगा। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है पहला क्लॉज इसका क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसा अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। तो ये कह रहा है कि भैया जब पुलिस अधिकारी को लगता है कि उस अपराध को किया जाना कैसे नहीं रोका जाता? अन्यथा नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता है। उसको ऐसा लगता है कि भैया गिरफ्तारी ही एकमात्र उपाय है जिसकी वजह से अपराध को किया जाना रोका जा सकता है। अगर गिरफ्तारी नहीं की तो हम अपराध को नहीं रोक पाएंगे, ऐसा उसको लगता है। तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना क्या कर सकता है? उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी को कोई सूचना मिलती है और उसको ये विश्वास करने का कारण है कि अगर उसने गिरफ्तारी नहीं की तो अपराध को नहीं रोक पाएगा वो, तो फिर उसको मजिस्ट्रेट के आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि के से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा की सेवाएं निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। तो ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। 24 घंटे से अधिक केवल उस मामले में जहां कोई विधि कहती है कि भाई इसको 24 घंटे से अधिक निरुद्ध रखा जा सकता है, अपेक्षित है उसको गिरफ्तारी 24 घंटे से अधिक निरुद्ध रखना आवश्यक है, तो वहां उसको छोड़ के किसी अन्य परिस्थितियों में, कह लीजिए अन्य सामान्य परिस्थितियों में उसे 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में उसे 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। हाँ, अगर किसी विधि के अधीन उसने कोई ऐसा अपराध किया है जहां विधि अनुज्ञा देती कि ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध रख सकते हैं, तो वहां रखा जा सकता है। वरना जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं उसमें ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ये तो कॉमन नियम है ना। अब देखिए 152 क्या कहता है? 152 कहता है लोक संपत्ति की हानि का निवारण। ये लोक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, लोक संपत्ति की हानि का निवारण। ठीक है, लोक संपत्ति की हानि का निवारण से संबंधित है 152। ये देखिए ये क्या कहता है? ये वो है कि लोग बाग नुकसान पहुंचाते हैं, संपत्ति को तोड़ फोड़ करते हैं, उसके बारे में कहता है। ये कहता है कि किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी जंगम या स्थावर लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका या किसी लोक भूमि चिन्ह या बोया या नौ परिवहन के किसी के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए जाने का निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है। तो बस कुछ याद नहीं रखना, इसमें भी आपको हेडिंग याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति में कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाता तो वो क्या करेगा? तमाशा देखेगा खड़ा खड़ा नहीं करेगा, क्या करेगा? उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। हस्तक्षेप कर सकता है यानी कि उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? रोक सकता है। और रोक सकता है, अगर रोकने से मान जाता है ठीक है, नहीं मानता है तो क्या करेगा जी? उसमें भी इसकी गिरफ्तारी कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है पुलिस अधिकारी? अगर उसकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति संपत्ति को, लोक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो ये क्या कर सकता है? उसमें हस्तक्षेप करके उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोक सकता है। इसमें भी हेडिंग याद रखेंगे 153।
153 है बांटों और मापों का निरीक्षण। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें भी सेक्शन ही याद रखना है। ये क्या कहता है? बांटों और मापों, बांटों और मापों का निरीक्षण, मापों का निरीक्षण। ये क्या कहता है? ये बाट वगैरह तौलने के जो उपकरण होते हैं उनका निरीक्षण के बारे में कहता है। देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है? इसमें पहला क्लॉज कहता है कि कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई बाट, माप या तौलने के उपकरण है जो खोटे हैं, वहां प्रयुक्त या रखे हुए हैं, किन्हीं बाटों या मापों या तौलने के उपकरणों के निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए वारंट के बिना प्रवेश कर सकेगा। तो बस इतना याद रखना है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है कि किसी भी स्थान पे कोई बाट, माप या तौलने के अन्य कोई उपकरण हो सकते हैं, वो खोटे किस्म के, कैसे हैं? खोटे हैं, खोटे हैं। अगर उसे ऐसी जानकारी मिली कि वो खोटे किस्म के हैं, तो वो क्या कर सकता है? बगैर वारंट के वहां क्या कर सकता है? तलाशी आदि ले सकता है। कैसे? बगैर वारंट के, बगैर वारंट के, वारंट के क्या ले सकता है? तलाशी आदि ले सकता है। तलाशी ले सकता है। जब भी उसे कहीं से सूचना मिलती, सूचना कहीं से भी मिल सकती है, तो उसे ऐसा लगता है कि जो बाट जो है खोटे हैं, यानी ठीक नहीं है, कम बाट, कम वजन के हैं, तो वो क्या कर सकता है? उस जगह की, जहां भी उसे सूचना मिली उस जगह की क्या ले सकता है? तलाशी ले सकता है। बगैर वारंट के क्या कर सकता है? वहां निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण यानी तलाशी ले सकता है। दूसरा देखिए क्या कहता है, यदि उस स्थान में कोई ऐसे बाट, माप या तौलने के उपकरण पाता है जो खोटे हैं, तो वह उन्हें अभिकृत कर सकता है और ऐसे अभिकरण की इत्तला अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल देगा। ये तो आप जानते हैं कि आप जब तलाशी ली है और अगर मान लीजिए कोई बाट खोटे वगैरह पाए जाते हैं, तो ये क्या कर सकता है? उन्हें अभिकृत कर सकता है, यानी जब्त कर सकता है। अभिग्रहित, अभिग्रहित कर सकता है। और जब अभिकृत करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, उसकी जानकारी किसको देगा? अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को देगा। जब किसी चीज को जब्त किया जाता है तो ये तो आप जानते हैं, जो भी अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट होगा, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को क्या देगा? जानकारी, जानकारी देगा। तो जो भी अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट है, ये क्या करेगा? उसको जानकारी देगा। कब देगा? जब वो जब्त हो जाती हैं चीजें, और अगर खोटी पाई जाती हैं चीजें और उनको जब्त कर लिया जाता है, तो उनको क्या कहेगा? वो जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये आपका था पूरा चैप्टर। इसमें मोस्टली सेक्शन ही आपको याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखता। 149 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, 150 है संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना से संबंधित है, 151 संज्ञेय अपराध का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी से संबंधित है। उसके बाद आपका 152 है लोक संपत्ति की हानि का निवारण करने से संबंधित है, और 153 जो पूछा जाता है बांटों और मापों के निरीक्षण से संबंधित है या उसकी तलाशी से संबंधित है। इस तरीके से ये कुछ पूछे जाते हैं। देखिए इनको मिटा दिया जाए। इसके बाद आता है आपका चैप्टर 12 जो इंपॉर्टेंट है काफी परीक्षा की दृष्टि से। अध्याय 12, अध्याय 12 जो अध्याय, ये अध्याय 12 आपका अन्वेषण और पुलिस को जानकारी देने से संबंधित है। काय से संबंधित है? अन्वेषण से और जानकारी देने से। अन्वेषण से और जानकारी, पुलिस को इत्तला से संबंधित है। तो किसको इत्तला? पुलिस को। अन्वेषण कौन करता है? पुलिस, तो उसी से संबंधित है। ये 154 से शुरू होता है। देखिए सेक्शन 154 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 3 क्लॉज दिए गए हैं इसमें, तीनों क्लॉज आपको याद करने बिल्कुल। देखिए क्या कहता है, संज्ञेय मामलों में इत्तला कैसे संबंधित है? संज्ञेय मामलों में इत्तला, जिसको अपन FIR भी कहते हैं सामान्य भाषा में। अपन के सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं? FIR। सामान्य भाषा में अपन शॉर्ट में इसको FIR भी कहते हैं। वो 154 ही है। ठीक है, तो संज्ञेय मामलों में इत्तला या FIR
154 में बताई गई है। अब इसको देखिए, इसका पहला क्लॉज क्या कहता है। इसमें कुल 3 क्लॉज दिए हैं आपके। देखिए पहला क्लॉज कहता है, संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वालों को पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे जो उसे दे, और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा। तो पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि जब कभी किसी किस अपराध की इत्तला है, ये संज्ञेय अपराध की, यूपी लिखा है ना, तो कौन से अपराध की इत्तला है, कोई गंभीर अपराध है, संज्ञेय अपराध है, उनकी जानकारी है, उनकी इत्तला है। ये कह रहा है जब कभी भी कोई व्यक्ति इत्तला देता है पुलिस थाने के, किसको देता है, भारसाधक अधिकारी को। तो इत्तला किसको दी जाती है, पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है उसको दी जाती है इत्तला। तो कैसे दी जा सकती है, लिखित में और मौखिक दोनों। क्वेश्चन आता है कैसे दी जा सकती है, लिखित में भी दी जा सकती है और मौखिक में भी दी जा सकती है, दोनों तरीके से दी जा सकती है। तो जो इत्तला है वो कैसे दी जा सकती है, लिखित भी दी जा सकती है, मौखिक भी दी जा सकती है। ये कह रहा है कि अगर मौखिक दी जाती है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसे लेखबद्ध करेगा। लेखबद्ध करने के बाद क्या करेगा, जिस व्यक्ति ने इत्तला दी है उसको पढ़ करके सुनाएगा। क्या करेगा, पढ़कर सुनाएगा। पढ़कर इसलिए सुनाएगा कि भैया जो आपने बताया था मैंने ये सब लिख दिया है, इसमें आप बताएं कि ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर उसको लगता है कि ठीक लिखा है तो उस व्यक्ति के, जिसने वो इत्तला दी है, उस व्यक्ति के क्या कराए जाएंगे, उस पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे। तो जो एफआईआर है या कह लीजिए संज्ञेय मामलों की जो इत्तला है, कैसे हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। अगर वो मौखिक दी गई है, अगर वो मौखिक दी गई है तो फिर पुलिस अधिकारी उसको क्या करेगा, लेखबद्ध करेगा। लेखबद्ध करने के बाद उसको पढ़ करके वो सुनाएगा किस व्यक्ति को, जिसने इत्तला दी थी। इत्तला दी थी उसको पढ़कर सुनाएगा, उसके बाद उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अगर लिखित है तो भी उसके हस्ताक्षर उस पर लिए जाएंगे, दोनों ही मामलों में, अगर लिखित है या मौखिक है। मौखिक है तो लिखेगा खुद, लिखने के बाद उसे पढ़ के सुनाएगा, उस पर फिर हस्ताक्षर लेगा। और लिखित है तो भी उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। और क्या किया जाएगा, उसके लेखबद्ध हो गई है, हस्ताक्षर लिए जाएंगे, और जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, और उसमें लिखा है इसका सार ऐसी पुस्तक में जो इस अधिकारी द्वारा। इसके अलावा ये कह रहा है कि भैया जब पूरा का पूरा जिन्होंने एफआईआर लिख लिया है और दूसरे व्यक्ति जिसने इत्तला दी थी, इत्तला करता कह लीजिए, जिसने इत्तला दी थी उसके हस्ताक्षर भी करा ली है, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये पुलिस अधिकारी है ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाए जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे प्रविष्ट करेगा। तो क्या कह रहा है जी, ऐसी पुस्तक में, ऐसी पुस्तक में, कोई भी पुस्तक जो भी हो, तो इसमें लिखा है ऐसी पुस्तक में जो राज्य सरकार विहित करे। कौन विहित करे, राज्य सरकार। सरकार विहित करे, उसमें क्या करेगा, उसमें प्रविष्ट करेगा। प्रविष्ट करेगा मतलब क्या है, उसमें चढ़ाएगा उसे, है ना, उसमें सारी सूचना चढ़ाई जाएगी कि फलानी फलानी, जो पुलिस का जो रजिस्टर होता है, जो किसी भी नाम से ज्ञात हो, इसमें लिखा है किसी भी नाम से ज्ञात हो सकता है। तो ऐसी पुस्तक में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, उसमें ये क्या करेगा, उसको इंद्रजात करेगा एक तरीके से। उसमें क्या करेगा, सारी जो एफआईआर आपने लिखाई है उसको चढ़ाएगा एक तरीके से, है ना, रिकॉर्ड के लिए, काय के लिए, रिकॉर्ड के लिए उसमें चढ़ाएगा। परंतु जुड़ा है इसमें एक परंतु, देखिए परंतु महिलाओं वाला ही होगा। देखिए, यदि किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए, 326 बी, 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी, धारा 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी, ई और 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तला दी जाती तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। तो बस इतना याद रखें इसमें परंतु में, कि अगर महिलाओं संबंधी कोई अपराध है आईपीसी के तहत, कोई महिला संबंधी, ये तो आप जानते हैं कौन कौन से अपराध महिला संबंधी होते हैं, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो कोई अगर महिला संबंधी अपराध है, संबंधी अपराध है, तो किसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। ये याद रखना है आपको, किसी
महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे जाएंगे या किसी महिला पुलिस द्वारा लिखे जाएंगे, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी महिला अधिकारी द्वारा, या किसी महिला अधिकारी द्वारा क्या किया जाएगा, उन्हें लेखबद्ध किया जाएगा। कौन से मामलों में, जब वो महिला संबंधी कोई अपराध है जो आपको जानते हैं 326A है, ये सारे जो अपराध हैं इनको लिखा नहीं है तो ये तो आप जानते हैं, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं। बस आप इतना याद रखें कि जो महिला संबंधी जो भी अपराध होते हैं उसमें जो है किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही उसके बयान आदि लिखे जाएंगे, चाहे वो अपराध किया गया हो या उसका प्रयत्न किया गया हो, किया जाने वाला। तो जो शिकायत महिला संबंधी किसी अपराध की होती है तो उस मामले में किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही वो उसके कथन लिखे जाते हैं। परंतु एक और है इसमें, दूसरा परंतु है, परंतु और, ठीक है। ये कहता है, पहला इसमें कहता है ए, इसमें ABC करके जोड़ा है। पहला ए कहता है यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D, धारा 376, 376A, 376B, 376C और 376D, 376E, धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी दुभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। अब ये ऊपर वाले ही जो अपराध है, महिला संबंधी जो अपराध है, वो भी वही अपराध इसमें लिए गए कि अगर कोई महिला संबंधी अपराध है, कैसे अपराध है, महिला संबंधी कोई अपराध है, कोई महिला संबंधी कोई अपराध है, महिला संबंधी कोई अपराध है और वो महिला की, ये मान लीजिए कि कोई स्थिति मानसिक स्थिति मान लीजिए या कोई शारीरिक भी आ सकती है, तो इस तरीके उसकी स्थिति जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो ये क्या करेगा पुलिस अधिकारी, तो ये पुलिस अधिकारी क्या कह रहा है, फिर कैसे लिखे जाएंगे, उसके निवास स्थान पर, उसके निवास स्थान पर लिखे जा सकते हैं या उसकी पसंद के कोई स्थान पर, निवास स्थान पर या उसके विकल्प पर, है ना। तो ये विकल्प मतलब उसकी पसंद के किसी भी स्थान पर, पसंद के किसी स्थान पर, फिर उनको थाने नहीं बुलाया जाएगा, स्थान पर क्या करा जाएंगे, लिखबद्ध किए जाएंगे। साथ में कोई अगर दुभाषिया यानी ट्रांसलेटर की जरूरत है, दुभाषिए, अगर किसी दुभाषी की जरूरत है जो उनकी बातों को स्पष्ट रूप से समझ सके, बता सके, अगर दुभाषी की जरूरत है तो उसकी भी मदद ली जाएगी अभिलिखित, जो कथन अभिलिखित करने में, कथन अभिलिखित करने में, कथन लिखने में। अगर कोई स्त्री है, स्त्री संबंधी कोई अपराध है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके निवास स्थान पर या उसकी पसंद के किसी स्थान पर जो है पुलिस अधिकारी द्वारा उस महिला के जो है कथन अभिलिखित किए जाएंगे, या फिर मान लीजिए किसी दुभाषिए की जरूरत है जो उसकी बातों को स्पष्ट रूप से समझ सके तो उसकी भी मदद ली जाएगी। ये पहला इसका जो है परंतु का ए कहता है। बी क्या कहता है, देखिए बी कहता है ऐसी इत्तला कि अभिलेख की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। ये नया जोड़ा है कि अगर ये अभिलेख जो तैयार की जा रहे हैं साथ ही साथ उसकी वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। वीडियो फिल्म मतलब वीडियोग्राफी भी की जाएगी, जब इनके कथन लिए जाएंगे तो उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, वीडियो भी बनाया जाएगा। तीसरा कहता है इसमें सी, पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा 5A के खंड का के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथा संभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर इस तरीके की कोई महिला है तो जो धारा 164 के तहत, धारा 164 की उपधारा, उपधारा कौन सी है इसकी, उपधारा 5A, उपधारा 5A के खंड का खंड कौन सा है, खंड का यानी ए, खंड ए के तहत किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, 164 में कौन लेता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट ही बयान लेता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा
मजिस्ट्रेट द्वारा उस जो भी महिला है उसके कथन शीघ्र, ये कह रहा है कि जल्दी से जल्दी उसके कथन अभिलिखित कराए जाएंगे। किसके समक्ष कराए जाएंगे? न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। 164 में न्यायिक मजिस्ट्रेट बयान लेता है, तो ये कुल मिला के ये कह रहा है कि अगर इस तरीके की कोई महिला है तो किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान तुरंत अभिलिखित कराए जाएंगे। न्यायिक मजिस्ट्रेट में भी वो आप जानते हैं, तो महिला है तो वहां भी महिला के द्वारा, महिला कोई न्यायाधीश होगी उसके द्वारा उसके कथन अभिलिखित किए जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए दूसरा क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज हो गया, ये पहला ही क्लॉज था। अब दूसरा देखिए, दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि इत्तला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, क्या दी जाएगी? तत्काल। जैसे ही लिखाएगा उसके बाद पूरी कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद तुरंत, तुरंत तत्काल कह रहा है, तत्काल मतलब तुरंत उसकी जो प्रति है काय की, सूचना की या इत्तला की कह लीजिए, इत्तला की प्रति कैसे दी जाएगी? शुल्क ली जाएगी कि निःशुल्क? निःशुल्क दी जाएगी, यानी उसके लिए कोई पैसे नहीं ली जाएंगे, निःशुल्क दी जाएगी, ताकि वो रिकॉर्ड के रूप में रह सके व्यक्ति के बाद कि भैया इसने क्या रिपोर्ट लिखाई थी ना, तो उसके बारे में उसको तत्काल एक प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी उस व्यक्ति को जिसने इत्तला लिखाई है। ठीक है, तो दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि तत्काल क्लॉज वाइज भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भैया 154 वो इत्तला की प्रति जो है निःशुल्क किस क्लॉज की धारा में दी जा सकती है? 154 1 2 3, तो आपको याद होना चाहिए 154 का 2, उपधारा 2 के अधीन उसको दी जाती है इत्तला की कॉपी, निःशुल्क दी जाती है। और 154 ए में जो है एफआईआर लेखबद्ध की जाती है, लिखित और मौखिक दोनों तरीके से की जा सकती है। अब 154 जो है 3 देखिए क्या कहता है। 3 कहता है कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करता है, करने से व्यथित है, ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। जो यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला में किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट है, तो वह या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की भी शक्तियां होंगी। अब ये क्या कह रहा है भाई साहब? ये कह रहा है कि भैया जब कोई पुलिस अधिकारी आपकी इत्तला ही नहीं लिखता, इत्तला नहीं लिखता, तो ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है इत्तला न लिखे जाने से, उसके पास क्या उपचार है, वो क्या करेगा? तो ये कह रहा है कि वो व्यक्ति क्या करेगा? डाक द्वारा, ये याद रखेंगे, डाक द्वारा लिखित सूचना देगा। लिखित सूचना किसको देगा? पुलिस अधीक्षक को, ये याद रखेंगे, पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक को लिखित सूचना देगा। कैसे देगा? डाक द्वारा। तो ये भी याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की सूचना लिखने से इनकार करता है, मना करता है, तो उस व्यक्ति पर क्या उपचार है, वो व्यक्ति क्या करेगा? तो वह व्यक्ति क्या करेगा? डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को क्या करेगा? उसकी इत्तला करेगा। फिर जो पुलिस अधीक्षक है वो क्या कर सकता है? वो पुलिस अधीक्षक जांच करेगा मामले की। जांच करने के बाद अगर उसे लगता है या तो वो स्वयं अन्वेषण कर सकता है या वो किसी पुलिस अधिकारी को उसको अन्वेषण करने की अनुमति दे सकता है, और या फिर उसी जिनने नहीं लिखी उनको दे सकता है। और जो भी पुलिस अधिकारी उसका अन्वेषण करेगा उसको पुलिस थाने के जो भारसाधक अधिकारी की शक्तियां होती हैं वो शक्तियां प्राप्त होंगी। जिसको भी वो प्राधिकृत करेगा वो पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है सारे तीनों फैक्ट। पहले में एफआईआर लिखाई जाएगी, लिखित मौखिक हो सकती है। दूसरे में, दूसरा जो क्लॉज है वो कहता है कि इत्तला की प्रति दी जाएगी निःशुल्क। और तीसरा कहता है कि डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजी जाएगी अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो क्लॉज वाइज इसको याद करके रखना है आपको। बाकी तो कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन क्लॉज वाइज इसको याद करके रखना है कि क्लॉज 1 में क्या है, 2 में क्या है और 3 में क्या है। 2 में लिखित क्या है? प्रति देना है निःशुल्क। 3 में क्या था? इत्तला किसको देना है? पुलिस अधीक्षक को। और 1 में तो आप जानते ही हैं एफआईआर लिखाई जाएगी, लिखित मौखिक हो सकती है ना। अब एफआईआर के बाद देखिए 155 धारा 155 154 थी संज्ञेय मामलों में, और ये है असंज्ञेय मामले। असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। तो ये कौन से मामलों में है? असंज्ञेय
मामलों में इत्तला, बस इतना ही ठीक है, और उसका अन्वेषण, इत्तला के साथ अन्वेषण भी है। तो ये कौन से मामलों में है? असंज्ञेय मामले में। उसको एक एफआईआर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनसीआर, इसको बोलते हैं एनसीआर, है ना, नॉन फंजिबल रिपोर्ट। तो इसको एनसीआर बोलते हैं वैसे इंग्लिश में। तो ये एनसीआर है, वो एफआईआर बोलते हैं अपन उसको साधारण भाषा में, और इसको बोलते हैं अपन एनसीआर, है ना, साधारण भाषा में इसको एनसीआर बोलते हैं। तो ये एनसीआर है। एनसीआर क्यों है? नॉन फंजिबल ऑफेंस है ना, असंज्ञेय अपराध है। अब देखिए इसमें भी पहला क्लॉज, इसमें कुल 4 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज देखिए इसमें क्या कहता है, ये भी लगभग उसी जैसी होती है, बस थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या कहता है, जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तला दी जाती है, तब वह ऐसी इत्तला सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा, और इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश करेगा। तो ये क्या करेगा भाई साहब, अगर मान लीजिए आप कोई सूचना लेके गए, इत्तला लेके गए, कोई जानकारी लेके गए पुलिस अधिकारी के पास किसी का असंज्ञेय मामले के बारे में, और उसने आप उसको पता है कि जो मामला असंज्ञेय है, तो वो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, सबसे पहले तो उस असंज्ञेय रिपोर्ट को क्या करेगा, उसका सार पुस्तक में लिखेगा। उसका सार लिखेगा, कैसे लिखेगा? जो पुस्तक राज्य सरकार ने उन्हें सौंप रखी है, उस पुस्तक में जो राज्य सरकार ने प्राधिकृत की है, उस पुस्तक में क्या करेगा, उसका सार लिखेगा। सार लिखने के बाद क्या करेगा, ये सार लिखने के बाद ये उस व्यक्ति को कहाँ भेजेगा? उस सक्षम मजिस्ट्रेट के पास। व्यक्ति को कहाँ जाने के लिए कहेगा? सक्षम अधिकारिता रखने वाले प्रविष्ट कराएगा और इत्तला देने वाले मजिस्ट्रेट के पास। इत्तला देने वाले प्रविष्ट करेगा और प्रविष्टि कराएगा, और इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देशित करेगा। तो कहाँ भेजेगा इसको? मजिस्ट्रेट के पास। तो ये याद रखना है कि जब एनसीआर लिखी जाती है तो सबसे पहले तो इंद्रजात तो वो कर लेगा, उसको जो भी रजिस्टर होता है अपने रजिस्टर में, पुस्तक में, उसको रजिस्टर में दर्ज करने के बाद क्या करेगा जी, उस व्यक्ति को जिसने इत्तला दी है उसको कहेगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं, जो भी सक्षम अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट है उसके पास इसको जाने के लिए निर्देशित करेगा। दर्ज करने के बाद, कब करेगा? दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा। तो दर्ज करेगा, उसके बाद कहेगा कि आप फलाने मजिस्ट्रेट के पास जाएं जो सक्षम अधिकारिता रखता है। दूसरा कहता है, कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे मामले का विचारण करने की या मामले के विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है। ये क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी क्या कह रहा है, बगैर मजिस्ट्रेट के आदेश के, क्या कह रहा है, बगैर मजिस्ट्रेट के आदेश के, पहले तो इतना ही समझिए कि अन्वेषण नहीं करेगा, क्योंकि असंज्ञेय मामला है तो ये अपने हिसाब से अन्वेषण नहीं करेगा। इसलिए अन्वेषण तभी करेगा जब मजिस्ट्रेट उससे सशक्त करता है, मजिस्ट्रेट उससे कहता है कि मामले का अन्वेषण करो, तभी ये अन्वेषण करेगा, अन्यथा ये अन्वेषण नहीं करेगा। अन्वेषण कब करेगा? जब मजिस्ट्रेट इसे अनुमति देगा, क्योंकि असंज्ञेय मामला। और कौन सा मजिस्ट्रेट? ये भी लिखा है इसमें, कौन सा मजिस्ट्रेट होगा? जो विचारणा सुपुर्द करने की शक्ति है, मतलब जो ऐसा मजिस्ट्रेट जो सशक्त है। तो याद रखें, सशक्त मजिस्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा मजिस्ट्रेट, सशक्त मजिस्ट्रेट जो है उसके द्वारा, सशक्त मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी जो मामले का विचार, सशक्त का अर्थ क्या है? सशक्त का अर्थ है कि जो मामले का विचारण करने या मामले को विचारण सुपुर्द करने के अधीन है, मतलब कर सकता है। सशक्त मजिस्ट्रेट का यहाँ अर्थ क्या है? सशक्त मजिस्ट्रेट का अर्थ ऐसा है कि जो मजिस्ट्रेट विचारण करने के लिए सक्षम है, क्या करने के लिए? या तो विचारण करने के लिए सक्षम है या उस मामले को सुपुर्द करने के लिए। विचारण सुपुर्द, तो सुपुर्द अकेला लिख दिया, सुपुर्द। तो कौन कौन सा सक्षमता का, सशक्तता का अर्थ क्या है? जो मजिस्ट्रेट मामले का विचारण कर सकता है या उसको सुपुर्द कर सकता है किसी अन्य मजिस्ट्रेट को, तो ऐसा मजिस्ट्रेट होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, उसका अन्वेषण करेगा। कब? जब मजिस्ट्रेट उसे अनुमति देगा तब। संज्ञेय मामलों में तो बगैर मजिस्ट्रेट की अनुमति किसके कर लेते हैं, चूंकि ये संज्ञेय मामला है इसीलिए इसमें क्या करेगा, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर अन्वेषण नहीं करेगा। जब मजिस्ट्रेट इनसे कहेगा कि आप अन्वेषण करें तभी ये अन्वेषण कर सकता है। तीसरा पढ़ देखिए, कोई पुलिस अधिकारी ऐसे आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति के सिवाय अन्वेषण के बारे में वैसे ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसा पुलिस थाने के बारसाधक संज्ञेय मामलों में कर सकता है। अब ये कह रहा है चूंकि मजिस्ट्रेट ने इसे अनुमति दे दी, मजिस्ट्रेट ने इसे अन्वेषण की अनुमति दे दी है कि भाई साहब आप अन्वेषण कर सकते हैं,
तो ये कह रहा है जब अन्वेषण कर सकता है तो ये अन्वेषण कैसे करेगा, जैसे संज्ञेय मामलों में करता है। अपवाद है, एक संज्ञेय मामलों में करता है ना, मामलों में करता है वैसे ही करेगा, बस एक कंडीशन लगी, सिवाय बगैर वारंट की गिरफ्तारी को छोड़कर, बगैर वारंट की गिरफ्तारी को छोड़कर यानी अगर उसे गिरफ्तारी करनी है तो उसके लिए उसे वारंट लेना पड़ेगा। बाकी जो संज्ञेय मामलों में जैसे अन्वेषण किया जाता है वैसे ही करेगा, जाके तलाशी ले सकता है, जब्ती कर सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है। लेकिन अगर उसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है और संज्ञेय मामला है तो ऐसे मामले में वो बगैर वारंट की गिरफ्तारी नहीं कर सकता। उसको छोड़कर बाकी जो संज्ञेय मामलों में जो पावर होते हैं अन्वेषण के, वो सारे पावर इसको यहाँ भी रहेंगे। वहां किसी स्थान की तलाशी ले सकता है, तोड़ सकता है दरवाजा, घुस सकता है, उसमें कोई चीज मिलती है तो उसको जब्त भी कर सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात है, अगर अन्वेषण संज्ञेय मामला है तो फिर उसमें उसे वारंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसको छोड़कर बाकी जैसे शक्तियां संज्ञेय मामलों में होती है अन्वेषण की, वही शक्तियां, सारी शक्तियां इसको यहाँ भी होंगी। कब होंगी, जब मजिस्ट्रेट इनको प्राधिकृत कर देता है तब। चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है मामले का संबंध ऐसे दो या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय है, वहां इस बात के होते हुए कि अन्य अपराध असंज्ञेय है, मामला संज्ञेय माना जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब दो मामले हैं, कैसे मामले, दो मामले हैं, दो मामलों से कोई भी मामला एक संज्ञेय है, दो मामलों में से कोई भी एक अगर संज्ञेय है, दो या दो से अधिक मामले हो सकते हैं और कोई भी मामला का संज्ञेय, तो संपूर्ण मामला क्या माना जाएगा, संज्ञेय माना जाएगा। ये याद रखना है आपको, संपूर्ण मामला क्या माना जाएगा, संज्ञेय माना जाएगा, माना जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो इसमें भी चार क्लॉज हैं। पहला क्लॉज क्या है, पहला क्लॉज तो ये कहता है कि जब कोई असंज्ञेय मामले या एनसीआर कह लो, जो कोई व्यक्ति एनसीआर लिखाने जाता है तो पुलिस अधिकारी क्या करता है, पुलिस अधिकारी कहता है कि दर्ज करने के बाद कहता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाए, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास भेजता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट इनको अन्वेषण की ये प्राधिकृत कर सकता है। बगैर मजिस्ट्रेट के लिए अन्वेषण नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीआर वाले मामले असंज्ञेय मामले। और अगर मजिस्ट्रेट इन्हें सशक्त कर देता है तो इनको संज्ञेय मामलों की समस्त शक्तियां होती हैं अन्वेषण की, लेकिन बगैर वारंट की गिरफ्तारी को छोड़कर, इसको छोड़कर समस्त शक्तियां इनको होती हैं। चौथा कहता है कि भैया जब दो मामले हैं उनमें से एक संज्ञेय है और एक असंज्ञेय है तो संपूर्ण मामला जो है संज्ञेय माना जाएगा। ये चार इसके क्लॉज हैं, तो ये भी आपको क्लॉज चारों के चारों याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रक्रिया आएगी, अधिकारियों की शक्ति है, फिर प्रक्रिया 156 में है जो है शक्ति। इसके बाद 156 देखेंगे। देखिए धारा 156 सेक्शन 156, ये क्या है, ये शक्तियों से संबंधित, संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो इतना याद रखें, किसकी शक्ति है, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी की शक्ति। कौन से मामलों में, संज्ञेय मामलों में, संज्ञेय मामलों में, कैसे मामलों में, संज्ञेय मामले पढ़ रहे हैं। पुलिस अधिकारी की क्या है, अन्वेषण करने की शक्ति। देखिए अब इसको पढ़िए, इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कि कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है। अब ये क्या है अध्याय 13, देखिए पहले ये पूरा देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, कोई भी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, पहले तो ये याद रखें कैसे कर सकता, चूंकि संज्ञेय मामला है तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, इतना याद रखना है पहले तो। जब कोई संज्ञेय मामला है तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना क्या कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है। लेकिन किस परिस्थिति में ये कहता है कि धारा 13 की उपबंधों के अधीन, मतलब कब, जब जांच करने के लिए, जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में वो अपराध हुआ है, जांच करने के लिए, जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में वो अपराध कारित हुआ है, कौन सा, न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करें, जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में वो अपराध कारित हुआ है उसको भी अध्याय 13 के अधीन, कौन से अध्याय
13 के अधीन, के अधीन, अध्याय 13 के अधीन क्या होना चाहिए, मामले का विचारण करने के लिए सशक्त होना चाहिए, ये याद रखना। मामले का विचारण करने के लिए क्या होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, तभी ये क्या कर पाएगा, अन्वेषण कर पाएगा, होना चाहिए, तभी ये क्या कर सकता है, बगैर वारंट के क्या कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है। तो ये याद रखना, सॉरी, बगैर 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 मजिस्ट्रेट के आदेश के, वारंट नहीं, बगैर मजिस्ट्रेट के आदेश के क्या कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है। तो कब अन्वेषण कर सकता है, ये जांच करने के लिए, जब कोई मजिस्ट्रेट अध्याय 13 के अधीन जांच करने के लिए, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट अध्याय 13 के अधीन जांच करने के लिए अगर सशक्त है और उसकी अधिकारिता में वो अपराध हुआ, तो मजिस्ट्रेट को भी सक्षम होना चाहिए, तब जाके ये क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकता है। इसको भी अब हम आगे समझेंगे अभी और। देखिए दूसरा, पहले इसके पूरे क्लॉज देखें। तो ये तो हो गया आपका, लेकिन क्या क्या मतलब है, दोनों की अधिकारिता होनी चाहिए। इसको अधिकारिता है मजिस्ट्रेट को विचारण करने की, तो ही पुलिस अधिकारी जो है उसकी अधिकारिता में जो पुलिस अधिकारी है उस मामले का क्या कर सकता है, बगैर मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण कर सकता है। तो ये कंडीशन लगी है, शर्त लगी है ना। कौन सा पुलिस अधिकारी, जो इस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में, और मजिस्ट्रेट कौन सा है, जो मामले का विचारण करने के लिए सक्षम है। तो मजिस्ट्रेट कौन सा है, जो मामले का विचारण करने के लिए सक्षम है, उसकी अधिकारिता में कोई पुलिस अधिकारी है तब। इस अधिकारिता में जो, उसकी अधिकारिता में जो अपराध हुआ है उसमें अगर कोई अपराध होता है और मजिस्ट्रेट अगर सक्षम है, तब उसकी अधिकारिता वाला कोई पुलिस अधिकारी बगैर आदेश के, मजिस्ट्रेट के आदेश के क्या कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है। दूसरा देखिए क्या कहता है, ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रकरण में इस आधार पर प्रश्नगत ना किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त ना था। अब ये बात, इसी की बात आ गई कि कह रहा है कि प्रश्नगत, प्रश्नगत इसी की मैं कह रहा था, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, किया जाएगा कि जो पुलिस अधिकारी था वो अन्वेषण करने के लिए क्या नहीं था, अन्वेषण के लिए सशक्त नहीं था। हम मान लीजिए, देखिए पुलिस अधिकारी कब सशक्त हो रहा है, तो ये क्लॉज कह रहा है कि पुलिस अधिकारी तो तभी सशक्त माना जाएगा जब वहां का जो, जिस अधिकारिता में, जिस न्यायालय की अधिकारिता में वो अपराध हुआ है, वहां का जो मजिस्ट्रेट था विचारण करने के लिए सक्षम होना चाहिए, और वो पुलिस अधिकारी उसी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में होना चाहिए, तब वो पुलिस अधिकारी सक्षम होता है क्या करने में, अन्वेषण करने में। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा पुलिस अधिकारी कर लिया, तो क्या होगा, ये कहता है दूसरा क्लॉज उसका जवाब देता है। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि भैया अगर ऐसी स्थिति आ जाती हो, पुलिस अधिकारी अगर ऐसा अन्वेषण कर भी लेता है, तो उसके अन्वेषण को इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस अधिकारी जो सशक्त भले ही नहीं था, और मतलब वहां सशक्त कौन नहीं होगा, मान लीजिए उसकी अधिकारिता में नहीं आता, जो मजिस्ट्रेट है अन्वेषण और सॉरी जांच करने के लिए जो सशक्त है मजिस्ट्रेट, उसकी अधिकारिता में वो पुलिस अधिकारी आता ही नहीं है, इसका मतलब वो अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था, क्योंकि मामला उसकी अधिकारिता में है नहीं। और फिर भी ऐसा पुलिस अधिकारी अगर अन्वेषण कर लेता है, तो उसको किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ये पुलिस अधिकारी मामले का विचारण, सॉरी संज्ञान, वो क्या कहते हैं, अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था, मामले का अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था, इस बात को प्रसंगत नहीं किया जा सकता। तो ये याद रखना है कि अगर पुलिस अधिकारी सशक्त भी नहीं है और मामले का विचार, अब वो क्या करते हैं, संज्ञान विचारण नहीं, क्या कहते हैं आप, अन्वेषण, मामले का अन्वेषण अगर कर लेता है तो उसको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए इसका, तीसरा कहता है धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार से अन्वेषण का आदेश दे सकता है, ये याद रखना। ये कह रहा है कि भैया कोई मजिस्ट्रेट चाहे 190 के अधीन, 190 के अधीन, धारा 190 के अधीन, धारा 190, धारा 190 के अधीन कोई मजिस्ट्रेट पूर्वक प्रकार से क्या कर सकता है, अन्वेषण का आदेश कौन दे सकता है, मजिस्ट्रेट। याद रखें, मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आदेश दे सकता है, किस धारा के तहत देता है, 156(3) के तहत। याद रखेंगे, कई बार परिस्थिति ऐसी होती कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो वो पुलिस अधिकारी को दे सकता है पावर, कि पुलिस अधिकारी से कह सकता है कि इस मामले का अन्वेषण किया जाए। या कई बार पुलिस अधिकारी की जांच से कोई पुलिस अधिकारी ने जो अन्वेषण किया उससे मजिस्ट्रेट सशक्त नहीं, तो वो दोबारा अन्वेषण करने का भी कह सकता है। तो किस धारा में,
156 की तीसरे क्लॉज में मजिस्ट्रेट कह सकता है पुलिस अधिकारी से कि अन्वेषण किया जाए, है ना, तो उसको अन्वेषण करने के लिए कह सकता है। कौन कह सकता है? मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट चाहता है कि इस मामले में अन्वेषण होना चाहिए। इसमें अन्वेषण किस उद्देश्य से किया जाता है? साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, इस मामले में अन्वेषण होना चाहिए, तो वो किसी भी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है या उससे अन्वेषण करा सकता है। तो ये भी याद रखना 156(3). अब देखिए 157, ये चारों धाराओं का जो है एक सेट है, तो 157 ये भी आपको याद रखना है। ये कहता है अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया है भाई, क्या अन्वेषण में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? पहले तो सख्ती हो गई, ये तो पुलिस अधिकारी की 156 में सख्ती है। अब ये प्रक्रिया बताता है कि अन्वेषण में किस तरीके की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला कहता है, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है, धारा 156 जो ऊपर लिखा उसके अधीन वो सशक्त है, तो वह उस धारा की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो वह अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर स्वयं या तो स्वयं या जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का ना होगा जिसे राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश द्वारा नियमित विहित करे। तो ये कह रहा है भैया आप क्या करेगा? अब इसको कोई सूचना मिली, जानकारी मिली कि उसकी अधिकारिता में कोई अपराध हुआ है और पुलिस अधिकारी को लगता है कि वो धारा 156 के तहत क्या है? सशक्त है। 156 के तहत मामले का अन्वेषण करने के लिए सशक्त है, ऐसा पुलिस अधिकारी को लगता है, तो वो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? तत्काल उस मामले की सूचना, याद रखना, तत्काल मामले की सूचना किसको देगा? अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचना भेजेगा। सबसे पहले क्या करेगा? सूचना भेजेगा। किसको भेजेगा? अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को। अब देखिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को इन्होंने तत्काल सूचना भेजी। अब क्या करेंगे? अब ये उस स्थान पे जाएंगे, या तो खुद जाएंगे या अपने किसी अधीनस्थ को भेजेंगे। तो अधीनस्थ कौन हो सकता है? उसकी रैंक क्या हो सकती है? ये लिखा है कि जो भी राज्य सरकार नियत करे उस रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, तो अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उस स्थान पर जाने के लिए कह सकता है, या तो स्वयं जाएगा या किसी अपने अधीनस्थ किसी जो पुलिस अधिकारी है उसको भेज सकता है। परंतु लगे हैं इसमें, देखिए परंतु क्या कहते हैं? परंतु कहते हैं जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर दी गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तब यह आवश्यक ना होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। अब ये कह रहा है वही परंतु कहता है कि जब नामजद सूचना है, कैसा है? नाम के साथ है, कोई सूचना मिली है इनको, उसमें नामबद्ध अपराधी है, नाम लिखा हुआ है कि नाम है फलाना व्यक्ति फलानी जगह रहता है, और उनको लगता है पुलिस अधिकारी को कि जो मामला है वो भी कम गंभीर है, गंभीर किस्म का नहीं है, मामला भी उनको लगता है गंभीर नहीं है, ठीक है, उनको लगता है कि ज्यादा कोई गंभीर मामला नहीं है, तो पुलिस अधिकारी जरूरी नहीं कि वो उस स्थान पर जाए, वो मना कर सकता है वो स्थान पर जाने से। तो अगर गंभीर किस्म का मामला नहीं है तो जरूरी नहीं है कि पुलिस थाने का भारसाधक उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ को भेजे। तो अगर नामचंद सूचना है और अपराध भी कोई गंभीर किस्म का नहीं लगता है तो जरूरी नहीं है कि पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने के लिए स्वयं उस स्थान पर जाए या अपने किसी अधीनस्थ को भेजे। तो ये भी याद रखना है कि जब नामजद सूचना है तो वो पुलिस अधिकारी जरूरी नहीं कि उस स्थान पर जाएगा, है ना, तो वो मना भी कर सकता है कि भैया कोई गंभीर नहीं है और अपराधी तो वैसे ही ज्ञात है, आप खुद ही उसको तलब कर लेंगे, बुला लेंगे और अपराध भी ज्यादा गंभीर नहीं लग रहा है, तो वो मना कर सकता है उस स्थान पे जाने से। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने से इनकार कर सकता है? क्या कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने से इनकार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने से इनकार कर सकता है। कब कर सकता है वो नीचे अपन पढ़ेंगे परिस्थितियां। जब उसको लगता है कि कोई अपराध हुआ नहीं है, कोई संज्ञेय अपराध हुआ नहीं है, अपराधी ज्ञात है, इस तरीके की कई परिस्थितियां होती हैं, तो वो क्या कर सकता है? अन्वेषण करने से इनकार कर सकता है। लेकिन जब वो अन्वेषण करने से इनकार करता है तो उसे कारणों को क्या करना होता है? लिखित करना होता है कि किन वजह से वो अन्वेषण करने से इनकार कर रहा है।
तो क्वेश्चन अगर कोई पूछे आपसे, क्या पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने से इनकार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसे कारण लिखित करने पड़ेंगे कि किन वजह से वो अन्वेषण करने से इनकार कर रहा है या वो अन्वेषण नहीं करना चाहता। तो वो वजह तो उसे लिखनी पड़ेगी। जब वो इनकार करता है तो उस कारणों को लिखित करना पड़ेगा, लिखित में उसे तेज जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहा वो अन्वेषण। दूसरा देखिए, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो मामले का अन्वेषण ना करेगा। ये लिख रहा है कि पर्याप्त आधार, पर्याप्त आधार, तो ये आ गया उसका जो अभी अपने बात की कि अगर पर्याप्त आधार नहीं है तो पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने से क्या कर सकता है? मना, अन्वेषण से क्या कर सकता है? मना कर सकता है, अन्वेषण करने से मना कर सकता है। उसको लगता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन का कोई आधार ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है, तो अन्वेषण करने से क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है। परंतु यह और भी जुड़ा है, इसमें एक और परंतु जुड़ा है, यह और दूसरा परंतु है ये इसका। ये कहता है कि बालासन के अपराध के संबंध में पीड़ित के कथन का अभिलेखन पीड़ित के निवास पर या उसके पसंद के स्थान में तथा जहां तक व्यवहार हो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता, संरक्षक या निकट नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि महिला पक्षकार है, कोई महिला है जो बलात्कार की पीड़िता है, तो उस पीड़िता के बयानों के बारे में कह रहा है कि उस पीड़िता के जो बयान है कहाँ लिखे जाएंगे? उसके निवास स्थान पर लिखे जाएंगे या उसकी पसंद का कोई स्थान हो सकता है वहां पे लिखे जाएंगे, उसकी माता पिता की उपस्थिति में लिखे जाएंगे, या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है उसकी उपस्थिति में लिखे जाएंगे और किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उसके कथनों को लिखबद्ध किया जाएगा। तो ये कॉमन है, जो ये आप जानते हैं कि अगर महिला संबंधी कोई अपराध, कोई भी अपराध होता है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे जाएंगे, और अगर वो बलात्कार की पीड़िता है तो उसके निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर लिखे जाएंगे, माता पिता की उपस्थिति में या कोई सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हो सकते हैं, उनकी उपस्थिति में उसके बयान लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्लॉज क्या कहता है इसका। दूसरा क्लॉज कहता है, उपधारा 1 के परंतुक के खंड का और खा में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उन उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और करेगा और उक्त परंतु के खंड खा में वर्णित दशा में ऐसे अधिकारी इत्तला देने वाले को यदि हो ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए तत्काल इस बात की सूचना दे देगा कि वह उस मामले में अन्वेषण ना तो करेगा ना कराएगा। ये कह रहा है कि भैया ये दोनों मामले जो ऊपर अपने पढ़े हैं ए और बी करके, कि जब पर्याप्त आधार नहीं है या अपराध गंभीर है तो पुलिस अधिकारी जो मैंने बताया था क्या करेगा? कारण लेखबद्ध करेगा। ये कह रहा है कारण लेखबद्ध करेगा, कारण क्या करने पड़ेंगे? उससे लेखबद्ध करने पड़ेंगे, कारणों को लेखबद्ध करना पड़ेगा। लेखबद्ध क्या कर, चलिए छोड़िए, कारणों को क्या करना पड़ेगा? कौन सा था ये? दूसरा, दूसरा है, दूसरा ये क्या कह रहा है? कारणों को क्या करेगा? लेखबद्ध करेगा। दूसरा, अगर खा और खा वाले इस तरीके के जो मैटर है तो वो कारण लिखेगा, कारण लिखेगा पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी को क्या करने पड़ेंगे? कारण लिखना पड़ेंगे। और दूसरा कह रहा है कि अगर दूसरा वाली बात है, ये वाली बात है, वो इनकार करता है तो इसमें वो तत्काल उस व्यक्ति को सूचना देगा, जो व्यक्ति उसे सूचना जिसकी मना कराया पुलिस अधिकारी ने कि अन्वेषण नहीं करेगा या अन्वेषण नहीं कराएगा, उस व्यक्ति को इसकी तुरंत सूचना भी देगा, कारण भी लिखित करेगा और तत्काल उसको ये भी बताएगा कि ना तो वो अन्वेषण करने वाला है और ना किसी अधिकारी से अन्वेषण कराएगा। तो इस व्यक्ति को उसकी जानकारी भी वो उपलब्ध करा देगा। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि जो व्यक्ति है फिर वो अपना जो भी स्टैंड लेना चाहे वो ले सकता है कि जब पुलिस अधिकारी अन्वेषण नहीं कर रहे तो क्या करना है उससे आगे, है ना? तो इसकी जानकारी भी दे देगा और साथ में कारण भी लिखबद्ध कर देगा कि वो आगे जाके अन्वेषण तो नहीं करने वाला। तो ये सारी चीजें उसके द्वारा लिख दी जाएंगी। अब इतना ही रहने दीजिए, आज ये पूरा 4 का सेट है, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। उसके बाद अपन जो है आगे से पढ़ेंगे कि रिपोर्ट वगैरह की कैसे की जाएंगी, वो सब आगे आएगा। तो ये पूरा, क्योंकि ये 157 तक का एक पूरा सेट है, यहाँ तक ही आपको जो है इसको ठीक से पढ़ना है, तो इसको ठीक